हेलो फ्रेंड्स, इस जीएसटी काउंसिल के डिस्कशन के पार्ट 3 में आप सभी का स्वागत है। पार्ट 3 में हम जो 47 जीएसटी काउंसिल में मेजर चेंजेस गवर्नमेंट ने जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड किए हैं वो डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हमने रिफंड रिलेटेड जितने चेंजेस रिकमेंड हुए थे वो डिस्कस किए। पार्ट 2 में रियल एस्टेट सेक्टर में जो जो इम्पैक्ट आया है वो डिस्कस किए। अब हम पार्ट 3 में डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो जो मेजर चेंजेस अक्रॉस द इंडस्ट्री या टैक्स पेयर्स पे इम्पैक्ट कर रहे हैं उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो सबसे पहला चेंज बहुत क्रूशियल चेंज है, इसको ध्यान से देखिएगा। रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर रेजिडेंशियल यूज अभी तक एग्जेम्प्ट थी। सो अगर आपका कोई घर है और आप उसको रेजिडेंस पर्पस के लिए रेंट करते हैं तो वो एग्जेम्प्ट था, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता था। बहुत सी क्वेरीज भी मेरे से पूछी जाती थी मेरे क्लाइंट्स के द्वारा कि वो उन्होंने लेट से डायरेक्टर के लिए कोई फ्लैट्स रेंट पे लिया या कोई किसी सीनियर एग्जीक्यूटिव या किसी एम्प्लॉय के लिए उन्होंने रेंट पे लिया, तो क्या उस पर जीएसटी लगेगा? नहीं, बिकॉज रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर रेजिडेंशियल पर्पस एग्जेम्प्ट थी। सो अगर कोई कॉर्पोरेट भी इसको लेता है तो उस पर भी एग्जेम्पशन थी। लेकिन अब जीएसटी काउंसिल ने एक एग्जेम्पशन रिमूव करने के लिए बोला कि अगर आप रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर रेजिडेंशियल यूज किसी बिजनेस एंटिटी को देते हैं जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो उसके ऊपर एग्जेम्पशन अब विड्रॉन कर लिया और 18% से जीएसटी लगेगा। सो अगर लेट से कोई XYZ लिमिटेड या कोई भी बिजनेस एंटिटी जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है वो अपने डायरेक्टर्स या सीनियर एग्जीक्यूटिव के लिए कोई रेजिडेंशियल ड्वेलिंग यानी कि कोई घर किराए पे लेते हैं रेजिडेंशियल यूज पर्पस के लिए, अब उनको 18% से उसके ऊपर जीएसटी देना पड़ेगा। सो दिस इज अ मेजर इंपैक्ट ऑन द कॉस्ट ऑफ द इंडस्ट्री। सेकंड रिकमेंडेशन क्या आया है, जैसे कि दोस्तों आपको पता था कि अगर आपका क्रेडिट यूटिलाइज नहीं हुआ है तो सेक्शन 50 में फाइनेंस एक्ट 2022 के थ्रू अमेंडमेंट हुआ था कि जो क्रेडिट आपने यूज नहीं किया है और वो रिवर्सल करना पड़ता है तो आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। और एक और बहुत मेजर चेंज आया था कि डिस्टिंक्ट पर्सन, मतलब एक कंपनी के मल्टीपल स्टेट में रजिस्ट्रेशन है तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का पैसा आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर कर सकते हैं। ये दो चेंजेस फाइनेंस एक्ट 2022 में आए थे, लेकिन अभी भी ये चेंजेस नोटिफाई नहीं हुए थे बिकॉज अभी बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स का बजट पास होना और उसको अप्रूवल पेंडिंग था। सो जीएसटी काउंसिल ने इन दो चेंजेस को एट द अर्लीस्ट नोटिफाई करने की रिकमेंडेशन दी है। फ्रेंड, इसका इम्पैक्ट वैसे होना नहीं चाहिए बिकॉज ये रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट है, बट मैं आपको एक अपना एग्जांपल शेयर करता हूँ कि मैं एक ऑफिसर के सामने गया, मैंने बोला कि सेक्शन 50 के अंदर रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट आ चुकी है तो आपको इंटरेस्ट नहीं लगाना चाहिए। तो मेजरली तो बहुत सारे ऑफिसर्स मान जाते हैं, बट सम ऑफ द फील्ड फॉर्मेशन सेड टू मी कि भैया ये नोटिफाई नहीं हुआ है तो इसलिए अभी तो हम आपको बेनिफिट नहीं दे सकते इसका। सो इसीलिए ये जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन ऐसी जगह पे इंपॉर्टेंट है जहां पर ऑफिसर्स इसको मानने से मना कर देते हैं, ऑल्दो दिस इज अ रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट। फिर इसमें एक जीएसटी काउंसिल ने और रिकमेंडेशन दिया जहां पर इंटरेस्ट की कंप्यूटेशन, अब क्योंकि अनयूटिलाइज क्रेडिट के ऊपर आपको इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है तो इंटरेस्ट की कंप्यूटेशन कैसे होगी वो रूल 50 में सेक्शन 50 का कॉरस्पॉन्डिंग रूल बनाने की एक रिकमेंडेशन आई है कि इसके ऊपर इंटरेस्ट कंप्यूटेशन कैसा होगा ताकि एसएससी को क्लैरिफिकेशन आए इस पॉइंट के ऊपर। सो दे हैव रिकमेंडेड टू मेक अ रूल फॉर द सेक्शन 50 ऑफ द व्हिच इज अ इंटरेस्ट सेक्शन। कुछ एक्सपोर्टर्स को बेनिफिट दिया, ड्यूटी फ्री शॉप्स। सो दे सेड कि जो ड्यूटी फ्री शॉप इंटरनेशनल टर्मिनल से आउटगोइंग इंटरनेशनल पैसेंजर्स को गुड्स देते हैं वो अब एक्सपोर्ट ट्रीट होंगे और अकॉर्डिंगली एक्सपोर्टर्स को जो बेनिफिट मिलता है वो ड्यूटी फ्री शॉप्स को भी बेनिफिट मिलेगा। एक और मेजर चेंज, ड्यूटी स्क्रिप्ट। सो जैसे आपको रोड टैप MEIS सर्टिफिकेट्स एक्सपोर्टर्स को मिलते हैं, सो वो पहले 5% पे टैक्सेबल थे जो अब एग्जेम्प्ट कर दिए गए। सो रोड्स, ये ड्यूटी स्क्रिप्ट्स एग्जेम्प्टेड कॉमोडिटी है जो ट्रेड भी होती है मार्केट में। सो नाउ दे हैव क्लैरिफाइड कि जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको जब कॉमन क्रेडिट का रिवर्सल करना है तो ये ड्यूटी स्क्रिप्ट की टर्नओवर काउंट नहीं होगी। सो होता क्या है कि जब आप एग्जेम्प्टेड टर्नओवर करते हैं तो आपको प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्सल करना पड़ता है, बट दे सेड कि नाउ वी विल गोइंग टू अमेंड दिस लॉ एंड जो ड्यूटी स्क्रिप्ट्स हैं वो एग्जेम्प्टेड टर्नओवर में काउंट नहीं होगी फॉर द पर्पस ऑफ रिवर्सल ऑफ द कॉमन क्रेडिट। सो दिस इज अगेन अ वेरी वेलकम चेंज। फ्रेंड्स, ये चेंज गवर्नमेंट ने अपने लिए रखा है। ये चेंज क्या है? एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स।
अंडर सेक्शन 73। सो जैसे कि आप सब जानते हैं कि जीएसटी के अंदर दो सेक्शन है एडजुडिकेशन के, शोकोज नोटिस इशू करने के और उसको एडजुडिकेट करने के, सेक्शन 73 और 74। 73 था नॉन फ्रॉड केस और 74 था फ्रॉड केसेस। तो सेक्शन 73 प्रोवाइड्स कि आपको जो ऑर्डर पास करना है शोकोज नोटिस का, वो 3 साल के अंदर फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द एनुअल रिटर्न, और 74 बोलता था 5 years फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न। तो अगर हम 17-18 की बात करें तो 17-18 की जो एनुअल रिटर्न की लास्ट डेट थी वो 7 फरवरी 2020 थी, इसलिए 7 फरवरी 2023 को टाइम लिमिटेशन खत्म हो रहा है ऑर्डर पास करने का सेक्शन 73 के अंदर। अभी भी बहुत सारी प्रोसेस एजुकेशन बहुत फास्ट स्पीड में इसीलिए कर दी गई है कि इसका टाइम लिमिट अप्रोच हो रहा था, बट द गवर्नमेंट हैज द काउंसिल हैज रिकमेंडेड टू इंक्रीज टू एक्सटेंड दिस टाइम लिमिट टू द 30th सितंबर 2023। तो अब 17-18 का 73 नॉन फ्रॉड केसेस की ऑर्डर 30 सितंबर 2023 तक पास हो सकते हैं। सो गवर्नमेंट ने ये चेंज अपने लिए रखा है ताकि वो एजुकेशन टाइम इंक्रीज कर सके फॉर द पीरियड ऑफ 17-18। अगेन स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए बहुत बड़ा चेंज आया है, जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ से नीचे है, उनको एनुअल रिटर्न और एक सेल्फ सर्टिफाइड 9C या 9A ये फाइल करने से अब एग्जेम्पशन मिल रही है 21-22 के पीरियड में भी। सो अब 2 करोड़ से नीचे वाले एसएससीज को एनुअल रिटर्न फाइल करने की भी जरूरत नहीं है। अब फ्रेंड्स एक क्या होता था कि जब आप रिटर्न्स फाइल नहीं करते हैं कॉन्टिन्यूसली 3 मंथ्स या 6 मंथ्स की, सो आपका रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता था। अब क्या है कि सस्पेंड होने के बाद अगर आपने रिटर्न्स फाइल कर दी, फिर आप उसको एप्लीकेशन फाइल करेंगे, सबमिशन देंगे। अब उन्होंने बोला कि जहां पर नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स के कारण आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हुआ है, तो जैसे ही आप रिटर्न्स फाइल कर देंगे आपका ऑटोमेटिकली रिवोकेशन आपका जो सस्पेंशन है वो रिवोक हो जाएगा ऑटोमेटिकली बाय द सिस्टम, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब फ्रेंड्स अगर बात करें, बहुत सारी एग्जिबिशंस विड्रॉ भी हुई हैं इस बार जीएसटी रिजीम के अंदर। इस 47 काउंसिल मीटिंग में जो एफएसएसएआई सर्विस दे रहा है, जैसे कि एफएमसीजी फूड इंडस्ट्री जो एफएसएसएआई से लेती है, तो वहां पर उनकी जो चार्जेस हैं वो अब टैक्सेबल हो रहे हैं। जीएसटीएन जो चार्जेस लेता है वो टैक्सेबल हो रहे हैं। और एक और मेजर चेंज क्या आया है इसके अंदर, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, कुछ कुछ कॉमोडिटीज लाइक पल्सेस, राइस, अनब्रांडेड एग्जेम्प्टेड जीएसटी के अंदर और ब्रांडेड टैक्सेबल थे। हम ब्रांडेड से क्या समझते हैं जीएसटी के अंदर, कि ऐसा ट्रेडमार्क जो आपने, अगर कोई ब्रांड, आपका ब्रांड का नाम है, मान लो आपने एक लेट्स से बोला XYZ, मान लीजिए मैंने एक अरोड़ा चॉकलेट्स के नाम से एक प्रोडक्ट बनाया, बट मैं उस अरोड़ा चॉकलेट्स के ब्रांड नेम के ऊपर अपना ट्रेडमार्क क्लेम नहीं करता हूं और मैं उसके ऊपर सरेंडर करता हूं कि मेरा अरोड़ा केक्स के ऊपर कोई राइट नहीं है इस नाम के ऊपर। सो अगर मैं कोई राइस बना रहा हूँ, लेट्स से अरोड़ा राइस मैंने बनाए, तो ये अनब्रांडेड प्रोडक्ट ट्रीट होते थे और उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता था। लेकिन आपने देखा होगा मॉल्स के अंदर आजकल दाल्स पैक होकर आ रही हैं, चावल पैक होकर आ रहे हैं, लेकिन उन पर सबने अपने ब्रांड जो ट्रेडमार्क लिखे हैं वो सब सरेंडर है, तो इसके ऊपर टैक्स नहीं लगता था। अब दे सेट कि ऐसे प्रोडक्ट जो प्री पैक्ड हैं और प्री लेबल्ड हैं, तो आपने ऑलरेडी उसको लेबल्ड किया हुआ है और प्री पैक्ड है एज पर लीगल मेट्रोलॉजी। तो लीगल मेट्रोलॉजी में क्या डिफाइंड है कि ऐसा प्रोडक्ट जो ऑलरेडी सील्ड पैक है किसी कंटेनर के अंदर, किसी पैकेट के अंदर, और उसके ऊपर लेबल लगा हुआ है कोई, सो अगर ऐसा प्रोडक्ट है चाहे वो अनब्रांडेड भी है तो भी प्री पैक, जैसे अगर आपने देखा होगा आजकल ग्रोसरी शॉप्स भी पैकिंग में दाल सेल आउट करती हैं, पैकिंग में प्रोडक्ट सेल आउट करती है, तो उन्होंने बोला कि अब हम एग्जेम्पशन विड्रॉ कर रहे हैं उन बेसिक प्रोडक्ट्स के ऊपर जो अनब्रांडेड तो है बट प्री पैक्ड और प्री लेबल्ड है, सो उसके ऊपर भी अब जीएसटी लगने जा रहा है। अब गवर्नमेंट ने बहुत सारे क्लैरिफिकेशंस इशू करने का डिसाइड किया है, जहां पर एम्बिग्विटीज थी, ये लीगल डिस्प्यूट थे। अभी हमें इन सब सर्कुलर्स का वेट करना होगा और हम डेफिनेटली उन सर्कुलर्स पे भी डिस्कशन करेंगे, बट एक बार अगर इनका हाईलाइट्स देखिए कि किन किन पॉइंट्स पे गवर्नमेंट क्लैरिफिकेशन लाने जा रही है। सो फेक इनवॉइसेस के केस में
डिमांड और पेनल्टी कैसे एप्लीकेबल होगी उसके ऊपर एक सर्कुलर आ रहा है, बिकॉज अभी फेक केसेस इनवॉइस में ठीक है, दे आर फ्रॉडलेंट पीपल सो दे शुड बी पेनलाइज, बट अभी डिफरेंट डिफरेंट व्यू पॉइंट्स के साथ उनके ऊपर टैक्सेस और पेनल्टीज इंपोज हो रही हैं। तो अब उसके ऊपर एक क्लैरिफिकेशन आएगा कि उनके ऊपर क्या क्या डिमांड और इंटरेस्ट एप्लीकेबल है फेक इनवॉइसेस के केस में। और जीएसटी 3B के अंदर कुछ जो एग्जेम्प्टेड सप्लाईज हैं या इंटर स्टेट सप्लाईज हैं, ये जो डेटा है और ब्लॉक्ड क्रेडिट का डेटा, ये सब डेटा मैंडेटरी है। क्या क्या डेटा मैंडेटरी है और वो कैसे कैसे फिल भी करना है, इसके ऊपर एक गवर्नमेंट सर्कुलर इशू करेगी। सेक्शन 15 ब्लॉक द क्रेडिट, बहुत सारे इंटरप्रिटेशन इशू। अगर आप वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के केस में देखें तो गुजरात हाईकोर्ट का सफारी डिट्रीट्स का जजमेंट है, और बहुत सारे इश्यूज हैं जहां पर कुछ इंटरप्रिटेशनल इश्यूज हैं ब्लॉक क्रेडिट के ऊपर। सो गवर्नमेंट हैव डिसाइडेड कि इसके ऊपर हम एक सर्कुलर इशू करेंगे। लेट्स वेट फॉर द सर्कुलर, क्या क्या एरिया उसमें कवर होते हैं, क्या क्या क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट डिसाइड करती है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉइज के परक्विजिट अपने आप में एक झगड़ा बना हुआ है कि बिकॉज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में जो एम्प्लॉय सर्विसेज दे रहा है एम्प्लॉयर को वो एग्जेम्प्ट है, बट गवर्नमेंट का ये कहना है कि जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सर्विसेज देता है वो टैक्सेबल है। अब बहुत बड़ा एक इसमें पिंडोरा बॉक्स ये है कि क्या मेरा एग्रीमेंट का पार्ट है और क्या मेरा एग्रीमेंट का पार्ट नहीं है, क्या मेरा परक्विजिट है क्या मेरा परक्विजिट नहीं है। लाइक एक एग्जांपल लेते हैं इसके ऊपर, फूड सप्लाई। तो बहुत सारी कॉर्पोरेट्स आपको लंच सप्लाई करती हैं, तो उस लंच के ऊपर एक कंट्रोवर्सी बनी रही है, और आज की डेट में कॉर्पोरेट्स ने डिसाइड भी कर लिया कि ठीक है हम उसके ऊपर टैक्स पे करेंगे। सो अगर जो कॉर्पोरेट्स चार्ज कर रही है अपने एम्प्लॉइज से तो वो उसके ऊपर टैक्स दे रही है। तो देखते हैं कि क्या ये सर्कुलर उसके ऊपर कुछ क्लैरिफिकेशन देता है कि जो हम फ्री फूड सप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर कोई क्लैरिटी आएगी कि नहीं आएगी। फिर एक सर्कुलर आएगा कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर की यूटिलाइजेशन और कहाँ कहाँ पेमेंट हो सकती है उसके ऊपर भी एक सर्कुलर आएगा। बिकॉज अभी मैं अगर रिसेंटली एक एग्जांपल लूं, डीजीजीआई ने मुझे क्रेडिट यूज करने से मना कर दिया। उन्होंने बोला आपकी जो भी डिमांड है आपको कैश भी पे करनी पड़ेगी, एंड दे फोर्स मी टू पे थ्रू कैश ओनली। सो हो सकता है इस तरीके के सर्कुलर इन केसेस में आपको हेल्प आउट करें। फिर ई कॉमर्स रजिस्ट्रेशन, जो आप लोकली, अब ई कॉमर्स ऑपरेटर्स एक मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन था, लेकिन कुछ लोग अगर आप विद इन द स्टेट ई कॉमर्स ऑपरेशन के थ्रू आप कुछ गुड सेल करते हैं तो आपको अब एक मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपकी थ्रेशोल्ड से लिमिट क्रॉस करती है तो ही आपको रजिस्ट्रेशन लेना होगा। और इंटर स्टेट तो डेफिनेटली अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं तो आपका मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन तो रहने वाला है। जॉब वर्कर के ऊपर टैक्स रेट 5 से 12% कर दिया। तीन इंडस्ट्री में, प्रोसेसिंग ऑफ हाइड स्किन्स एंड लेदर, मैन्युफैक्चर ऑफ लेदर गुड्स एंड फुटवियर, और मैन्युफैक्चर ऑफ क्ले ब्रिक्स। सो ये तीन जगहों पे 5 से 12% जॉब वर्क का टैक्स रेट कर दिया है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा पार्ट 3, जहां पर हमने अक्रॉस द इंडस्ट्री क्या क्या चेंजेस आए हैं वो डिस्कस किए। अब पार्ट 4 के अंदर हम बाकी के सेक्टर्स, जो फर्स्ट पार्ट में हमने रिफंड रिलेटेड किया, सेकंड पार्ट में हमने रियल एस्टेट किया, थर्ड पार्ट में हमने अक्रॉस द इंडस्ट्री क्या क्या चेंजेस आए हैं वो कर रहे हैं। अब फोर्थ पार्ट में हम डिस्कस करेंगे बाकी सेक्टर वाइज क्या क्या इंपैक्ट हुआ है जीएसटी काउंसिल मीटिंग के बाद, कहां कहां पर जीएसटी काउंसिल ने चेंजेस रिकमेंड किए हैं, वो हम पार्ट 4 में डिस्कस करेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।